स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उन सारे टॉपिक्स पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और अपवर्तन यदि होता है तो इसके पीछे रीज़न क्या है और ये क्यों होता है, और रिफ्रैक्शन के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनचेंज होती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या कह सकते हैं आपकी कारक होते हैं जो अनचेंज होते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का नाम ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही जानेंगे कि अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश के बारे में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि लाइट क्या होती है। तो आज हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तो दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने डेली लाइफ में देखा होगा या देखते भी होंगे कि जब आप कभी बीकर या फिर कांच की ग्लास में पेंसिल डालकर दूर से उसे देखेंगे, ज़्यादा दूर से नहीं, कई किलोमीटर दूर से नहीं, महज 10 या 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आप देखें तो वो पेंसिल उस ग्लास में जिसमें पानी भरा है, देखने पर ऐसा लगेगा कि वो टूटी नज़र आती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तारे हमें नाइट टाइम यानी रात के समय टिमटिमाते यानी ट्विंकलिंग करते नज़र आते हैं, उसके पीछे भी रीज़न होता है प्रकाश के अपवर्तन का ही। हौज़ यानी हौदे में यदि कोई हौदे की वास्तविक गहराई को आप मेज़र करना चाहेंगे तो जो उसकी आभासी गहराई होगी वो वास्तविक गहराई से कुछ कम फील होती है। या फिर यदि हौज़ के अंदर हौज़ यानी हौदे में कोई सिक्का आपका गिर जाता है और जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं यानी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसा फील होता है कि वो सिक्का जहाँ पे है वहाँ ना होके उससे कुछ ऊपर ही नज़र आता है, यानी उसकी जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से कम नज़र आती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो रिफ्रैक्शन का है। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि सड़कों पे ऐसा लगता है कि आगे पानी गिरा है, ऐसा चिलचिलाहट सा नज़र आता है। तो इन सारे रीजन्स के पीछे लाइट का एक फिनोमिना है जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी के कारण ऐसी घटना घटित होती है। तो देखते हैं ये है क्या। तो प्रकाश का अपवर्तन हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे, फिर इसकी डिफिनीशंस आपको समझाते हैं। तो ये है एक सीमा पृष्ठ, डिवाइडिंग सरफेस। इसे परावर्तक पृष्ठ नहीं कहेंगे, ये सीमा पृष्ठ है, लिमिटिंग सरफेस कह सकते हैं आप, जो दो अलग अलग मीडियम को बांटने का काम करेगा। यहाँ पे हम अपने फ़ायदे के लिए नॉर्मल खींच लेते हैं, यह अभिलंब है। सीमा पृष्ठ को आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके गांव देहात में भी आपका खेत होगा, बगल वाले का भी खेत होगा। तो आपके खेत और उस बगल वाले के खेत के बीच में एक मेढ़ा डाल दिया जाता है। वो मेढ़ा एक तरह से बाउंड्री का काम करता है कि इसके इधर आपका है, इसके उधर का उसका है। जस्ट लाइक वही चीज़ ये भी है जिसे हम सीमा पृष्ठ कह रहे हैं, बाउंड्री कह रहे हैं, अपवर्तक पृष्ठ कह सकते हैं इसको। ये वही है जो दो अलग अलग मीडियम को बांटने का काम करेगा। अब यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं माध्यम नंबर 1 है और ये है माध्यम नंबर 2, यानी ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है।
मीडियम 1 को हम सपोज कर लेते हैं वायु, एयर है इसमें, और यहाँ सपोज कर लेते हैं मीडियम 2 में मेरे पास वाटर है यानी जल है। अब हम क्या करेंगे कि एक लाइट रे लेके आएंगे एयर से, यानी वायु में प्रकाश किरण चलेगी, और जब वो एयर से वाटर के अंदर जाएगी, वायु से कांच के अंदर जाएगी, तो आपको पता है कि यदि ये वाटर नहीं होता, पूरा वायु ही होता, सेकेंड मीडियम भी, तो वैसे केसेस में, और यहाँ पे जो सरफेस होता वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता, यानी इस पर कलई किया होता, तो ऐसे केस में इस लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता। बट यहाँ कलई किया नहीं गया है। पानी को बांटने वाली जो लेयर है, जिसके ऊपर एयर है और जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है, ये लिमिटिंग सरफेस के नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे जानेंगे कौन सघन और कौन विरल है। तो फिलहाल ये लाइट सीधे ना जाके ये इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड हो जाएगी, यानी इस अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, झुक जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है वो अभी बताते हैं हम आपको। ये आई है यानी आपतित किरण है, और ये मेरा अभिलंब है। इनके बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और ये मेरे पास परावर्तित किरण इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि परावर्तन की घटना नहीं हो रही है, घटना अपवर्तन की घटित हो रही है, तो इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होगा, जिसे आर से इंडिकेट करेंगे। और ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं उस पॉइंट्स का नाम हम ओ दे देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जिस पॉइंट्स पे मीट कर रही हैं उसे हम कह रहे हैं ओ, ओरिजिन पॉइंट। कैसे बनाएंगे डिफिनीशन? अच्छा, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सर लाइट को आप एयर से वाटर के अंदर लेके आ रहे हैं, यानी वायु से जल में लेके आ रहे हैं, यदि मीडियम चेंज कर दिया जाए तब, यानी कुछ यूं बनाया जाए फिगर। ये नॉर्मल है और ये मेरे पास एक बाउंड्री है जिसे हम सीमा पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। इस बार हमने माध्यम नंबर 1 को डेंसर मीडियम मान लिया। माध्यम जो 1 है मेरे पास, इसे हमने जल मान लिया, मानने को आप कांच भी मान सकते हैं। और माध्यम नंबर 2 जो मीडियम सेकेंड है मेरे पास, इसे मैंने वायु मान लिया। यानी यहाँ पे आप कल्पना करिए कि आप एयर में हैं, यानी वायु के अंतर्गत वायु में हैं, और आप देख कहाँ रहे हैं? वाटर के अंदर। वाटर में कोई ऑब्जेक्ट है, एयर से आपकी आँख एयर से वाटर के अंदर देख रही है, तो ये घटना घटित हो रही है। अब यदि उल्टा हो गया कि आप वाटर के अंदर हैं, किसी बाहर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, पानी के अंदर आप हैं, आपने टार्च जलाया पानी के अंदर से, लेज़र लाइट, तो बाहर वो वायु में निकलेगी तो कैसा फीलिंग्स आएगी? तो देखते हैं, यहाँ पे लाइट है सघन माध्यम में, आपतित किरण, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल में, जल वायु से की तुलना में सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। तो जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जाना चाहिए ऐसे सीधे, बट ये नहीं जाएगी सीधे, ये अभिलंब से दूर हटती है, तो ऐसे केसेज में ये दूर जाएगी, यानी कुछ यूँ। आपतित किरण ये है और ये अभिलंब है, इनके बीच जो भी एंगल बनेगा वो आपतन कोण ही होगा, चाहे माध्यम सघन या विरल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और ये मेरे पास आर है, यानी अपवर्तन कोण है, जिसे हम अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ जब कोण बनता है तो मानते हैं। अब यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो आप फिगर देख के हमें खुद बता सकते हैं कि यदि सर आई, यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि बताइए आई बड़ा कि आर बड़ा, तो आप कहेंगे सर आई बड़ा है आर छोटा है। क्यों? आई और आर तभी बराबर होते हैं, ये जब इतना कोण, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होता तब आई बराबर आर आता, क्योंकि ये लाइट और ये लाइट दोनों की दोनों एक दूसरे के, ये लाइट नहीं है,
ये रेखा है और ये भी रेखा, इसको सपोज करें कुछ समय के लिए, तो ये रेखा और ये रेखा दोनों तिर्यक रेखा हैं, और यदि दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, काटें, तो उस समय शीर्षाभिमुख कोण का होता है बराबर। तो कोण आई बराबर कोण आर होने के लिए ये पूरा एंगल इतना होना चाहिए। बट आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट है यहाँ से नहीं जा रही है, ये बेंड हो जा रही है इसकी तरफ। तो ऐसे केसेज में आर जब भी होगा तो वो छोटा होगा किससे, आई से। यानी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री करेगी तो वैसे केसेज में आई ग्रेटर देन आर होगा। कोण आई का मान आर से क्या होगा, बड़ा होगा। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। ठीक इसी का उल्टा, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो ऐसे केसेज में हम आपसे पूछेंगे क्या आई और आर बराबर हैं? जवाब होगा नहीं सर, आई आर तभी बराबर हो सकते जब आर इतना ही होता। आर जब इतना होता तो उस केस में आई और आर बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। बट यहाँ पे ये वाली लाइट तो आई, ये इतना एंगल तो आर है नहीं, बल्कि इसके आगे वाला भी मिला के आर है। तो यानी इस केस में आई बड़ा कि आर बड़ा, तो आपका जवाब होगा सर आई छोटा होगा और आर बड़ा होगा, तो आई लेस देन आर। यानी जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो आपतन कोण का मान छोटा होता है, अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में एंट्री करेगी तो वैसे केस में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। याद रखिएगा, इसे अपवर्तन कोण कहेंगे, न कि परावर्तन कोण, क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम घटना पढ़ रहे हैं वो घटना अपवर्तन की है, परावर्तन की नहीं। कहेंगे कैसे जानेंगे कि अपवर्तन की घटना है या परावर्तन की घटना है? तो अपवर्तन और परावर्तन की घटना को समझने के लिए आपको ये पता होगा कि अपवर्तन की घटना में दो मीडियम की आवश्यकता होगी, दो डिफरेंट मीडियम की आवश्यकता होगी, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, दो अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम होंगे। जबकि परावर्तन की घटना में केवल और केवल एक ही मीडियम मेरे पास होता है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, कोई एक ही मीडियम रहेगा। दो मीडियम नहीं आ सकते हैं परावर्तन की केस में। और यदि दो डिफरेंट मीडियम आते हैं मेरे पास, दो अलग अलग माध्यम आते हैं, वायु कांच आता है, कांच जल आता है, जल ग्लिसरीन आता है, तो वैसे केसेस में दो डिफरेंट मीडियम होंगे और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो वैसे केस में वहाँ पे परावर्तन की घटना नहीं बल्कि अपवर्तन की घटना घटित होगी। ठीक है, तो इन दोनों फिगर से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस इतना ही समझाया है कि कब ये आपतित किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी और कब ये आपतित किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में एंट्री करेगी, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री करेगी तो वैसे केस में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा और अपतित किरण जो मेरे पास अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। और यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी। अब हम इसकी डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं और इसके पीछे का रीज़न बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये लाइट सीधे ना जाके ये बेंड क्यों हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड फॉर द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, ये अभिलंब की तरफ आती है, कभी अभिलंब से दूर जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो बात होगी इसमें कि सर अपवर्तन के केस में ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी होगी जो अनचेंज होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फिगर को इरेज करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। देखो जी, यहाँ परिभाषा लिखते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा लिखते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश के
इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप कि आपको परिभाषा याद हो गई होगी। अब हम आपको एक स्पेशल चीज़ बताते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है, यदि अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन की क्रिया में ऐसी कौन सी घटना होगी जो अनचेंज होगी, नहीं बदलेगी, अपरिवर्तित होगी। तो आप खुद ही सोच के बताइए। ये जब लाइट एयर में आती है तो आपको पता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से आती है। जब लाइट एयर में चलती है तो उसका स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एयर में। और यदि लाइट वाटर के अंदर इंसिडेंट करती है, पानी के अंदर यदि लाइट ट्रेवल कर जाती है, तो वैसे केस में जो लाइट की स्पीड होगी वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से कुछ न कुछ कम हो जाती है। ठीक है, कुछ न कुछ कम हो जाती है। कब? जब लाइट यदि वायु से किसी अदर मीडियम में जाएगी तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ न कुछ कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम ये मान के चलें कि यदि मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम्स का, यदि वो 1.5 है और लाइट की स्पीड 3 लाख है, यानी 3 × 10⁵ है, मीडियम में हमें पता करना है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो उसकी चाल क्या हो जा रही है? चाल क्या हो जा रही है? परिवर्तित हो जा रही है। चाल क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। अच्छा, चाल तो बदल गई जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। तो दूसरी बात कि यदि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या उसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य सेम होगा या फिर बदल जाएगा? तो जाहिर सी बात है, यदि लाइट एयर में ट्रेवल करेगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जब वो मीडियम के अंदर जाएगी तो वो उतनी दूरी नहीं जा पाएगी जितना एयर में वो ट्रेवल कर पाएगी, क्योंकि वो जब वैक्यूम से चलेगी तो निर्वात में उसे रोकने वाला कोई भी मीडियम का पार्टिकल्स नहीं होगा, कोई भी माध्यम का कण नहीं होगा। बट जैसे वो किसी माध्यम में एंट्री करेगी वैसे केसेस में माध्यम के कण उपलब्ध होंगे जो उसे उतनी दूरी तय करने नहीं देंगे जितना वो वैक्यूम या एयर में ट्रेवल करके आई है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश किरण वायु से किसी अदर मीडियम में जाएगी तो उसका भी चेंज हो रहा है, यानी उसकी चाल क्या हो रही है? बदल रहा है। उसका वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। उसका तरंगदैर्ध्य भी क्या होगा? बदलेगा। वेवलेंथ जिसे लैम्डा कहते हैं वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स होंगे जो उसे उतनी दूरी ट्रेवल करने नहीं देंगे जितनी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यानी उसका चाल बदलेगा, यूँ कहिए वेग भी बदल जाएगा, उसका तरंगदैर्ध्य बदलेगा। आप देख पा रहे हैं कि उसकी दिशा भी बदल जा रही है। उसकी दिशा भी क्या है? दिशा भी बदल जा रही है, क्योंकि इसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन वो सीधे ना जाके थोड़ा सा बेंड हो जा रही है ना, तो दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी उसकी। अच्छा, तीसरी बात करते हैं कि क्या उसकी इंटेंसिटी, ये जो लाइट आ रही है इस लाइट की इंटेंसिटी दैट मीन्स तीव्रता अनचेंज होगी या फिर नॉट चेंज होगी? अनचेंज या फिर नॉट चेंज का मतलब एक ही है, मतलब चेंज होगी या फिर अनचेंज होगी वो कैसे जानेंगे? तो आप जब अपवर्तन की घटना होती है तो उसमें 100%, यहाँ से यदि 100% लाइट यहाँ पर एंट्री कर रही है तो यहाँ 100% लाइट नहीं जा पाती मेरे भाई, यहाँ कुछ न कुछ इस मीडियम के द्वारा रिफ्लेक्शन कर दिया जाता है लाइट का, यानी कुछ न कुछ प्रकाश किरणें उसी मीडियम में सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। तो यानी 100% लाइट यदि आपकी चल रही है एयर में तो वो सेकेंड मीडियम में 100% नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो 100% नहीं होगी, यानी वो भी बदलेगी। प्रकाश की तीव्रता भी क्या होगी? बदलेगी। प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाएगी। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो लाइट की इंटेंसिटी यानी चमक
यानी तीव्रता बदलेगी। चाल बदल गया, तरंग दैर्ध्य बदल गया, तीव्रता बदल गया। बात करते हैं आगे कि क्या इसकी आवृत्ति बदलेगी। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे मेरे भाई, आवृत्ति की बात करेंगे, आवृत्ति। तो याद रखिए, जब जब रिफ्रैक्शन होगा तो एक ही ऐसा प्रॉपर्टीज है जो अनचेंज होगी, दैट इज इंटेंसिटी। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। कहेंगे ये आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति मतलब होता है पर सेकेंड चक्करों की संख्या, पर सेकेंड चक्करों की संख्या। 1 सेकेंड में किए गए कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 सेकेंड में किए गए पूर्ण चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। यदि लाइट यहाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है तो यहाँ पे जो भी चक्कर ये मारेगी, जितना भी चक्कर मारेगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है और प्रकाश कण के रूप में भी चलती है। तो यहाँ पे जब लाइट यहाँ से आएगी तो यहाँ एयर में जितना भी वो फ्रिक्वेंसी उसकी रही होगी, उस मीडियम में भी फ्रिक्वेंसी उतना ही होगी। तो याद रखिएगा, नोट करके इस बात को आप लिखिएगा, नोट करके इसे स्पेशल नोट करके लिख लीजिएगा, बल्कि स्पेशल नोट करके लिखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। जबकि क्या क्या बदलता है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। लेकिन क्या क्या बदलेगा वो लिख लीजिए, प्रकाश का वेग या चाल कह सकते हैं आप, प्रकाश की चाल, कामा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब होता है दूरी, कामा तीव्रता, कामा दिशा बदल जाते हैं, बदल जाती हैं या जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। तो ये बात बेहद ज़रूरी है आपको जानना कि जब जब रिफ्रैक्शन होगा तो उस केस में क्या नहीं बदलेगा, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। अपवर्तन में क्या नहीं बदलेगा, तो अ से अपवर्तन और अ से आवृत्ति, अ से अपवर्तन और अ से आवृत्ति। तो अपवर्तन में क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। छाप लीजिए इसको, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा, चाल बदलेगा, तरंग दैर्ध्य बदलेगा, तीव्रता बदलेगी, दिशा बदलेगा, ये सब बदल जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या है रीजन, अपवर्तन की घटना का कारण क्या है, क्यों होती है लाइट अपने मार्ग से बेंड। तो लिखते हैं अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण। तो देखो ध्यान से, यहाँ हेडिंग लिखेंगे अपवर्तन का कारण। रीजन ऑफ या causes ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है अपवर्तन का कारण। तो ये मेरे पास एक सीमा पृष्ठ है जिसे हम बाउंड्री कहेंगे, ये मेरे पास नॉर्मल है यानी अभिलंब है, और ये लाइट मेरे पास आ रही है। सपोज ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और इसे मान लीजिए विरल माध्यम और इसे मान लीजिए सघन माध्यम। अभी बताया कि जब लाइट विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, कुछ न कुछ मुड़ जाएगी। तो ये वाला एंगल जो होगा वो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण एंगल बनाएगी उसे ही आपतन कोण कहेंगे। गलती से इस वाले एंगल को आप मत कहिएगा कि ये आपका आई है, ये आई नहीं है, ये तो बाउंड्री के साथ है, सीमा पृष्ठ के साथ एंगल बन रहा है, ये नहीं होगा। आपतन कोण का जो डेफिनेशन बनाया गया वो अभिलंब के साथ बनाया गया है। तो यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण ये आर होगा अपवर्तन कोण। तो इसका रीजन क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है, क्यों होता है अपवर्तन, लाइट क्यों नहीं जाती सीधे, ये क्यों बेंड होती है, इसे ऐसे जाना चाहिए अपने रास्ते से लेकिन क्यों नहीं जाती, ये क्यों मुड़ जाती है, ये क्यों मुड़ जाती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो आपको पता है, आपको ये बात पता है कि जब
हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ये अपवर्तनांक क्या होता है, अभी आगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अपवर्तनांक के बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अपवर्तनांक का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कितना पास पास है या कोई चीज़ कितनी दूर दूर है, वो डिपेंड करता है उसके अपवर्तनांक पर। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के जो कण होंगे, एयर के जो आप कह सकते हैं कि अणु होंगे, वो यदि हम यहाँ एयर माने और नीचे वाले में हम पानी मान रहे हैं यानी जल मान रहे हैं, तो वायु के कण पानी के कण की तुलना में काफ़ी दूर दूर होंगे और पानी के कण काफ़ी पास पास होंगे विथ कंपेयर टू एयर। तो इसलिए एयर रेयरर मीडियम हो जाएगा यानी विरल माध्यम होगा और जो जल है वो सघन माध्यम हो जाएगा। तो जब प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो जिस जगह पे ये सेकेंड मीडियम से मिल रही है वहाँ पे उसके अंदर जब वो जा रही है तो यहाँ पे एज ए डिवाइडर का रोल निभा रहा है, ब्रेकर का काम कर रहा है ये सीमा पृष्ठ, जो उसे उसी चाल से नहीं जाने देगा उस मीडियम में, बल्कि वो उसकी चाल कुछ कम कर देगा। जैसे आप यदि सड़क पे चल रहे हैं, आपके साइकिल की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप उसी साइकिल को काफ़ी सारे डिवाइडर रोड पर बने हैं और आप उसी साइकिल को उसी डिवाइडर पे चलाने की कोशिश करें तो क्या आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ही जाएंगे? जवाब नहीं। आपकी चाल पक्का कुछ न कुछ कम हो जाएगी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कोई सा भी हो, स्पीड घटेगी। तो जो वो डिवाइडर है रोड पर, वो आपके चाल में, आपके वेग में बाधक सिद्ध हो रहा है, आपकी स्पीड कम कर रहा है, आपकी वेलोसिटी कम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो लाइट है, जब वो फर्स्ट माध्यम से सेकेंड माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये जो सेकेंड मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ये लाइट को सेकेंड माध्यम में उसी वेग से नहीं जाने देंगे, वेग कुछ न कुछ कम कर देंगे, चाल उसकी कुछ न कुछ घटेगी, जिसकी वजह से ये इसी रास्ते का अनुसरण करके नहीं जा पाएगी, बल्कि स्पीड कम होगी तो रास्ता थोड़ा सा भटकेगा और ये रास्ता थोड़ा सा इधर चिपकेगा, न कि इससे दूर। इसी वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या होगा अपवर्तन का कारण, कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यदि रास्ता स्मूथ हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी, क्योंकि डिवाइडिंग करने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई डिवाइडर नहीं है, स्मूथ सड़क है, तो आप उड़ते हुए जाएंगे। अब इतना तेज़ मत उड़िएगा कि 13 दिन बाद पूरी सब्जी मिलने लगे, हैं? समझ रहे हैं? देखो, तो कारण लिखते हैं अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, विचलित मतलब भटक जाना, मुड़ जाना, ठीक है, इधर उधर हो जाना। तो ये था रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का ये कारण है कि आखिर लाइट क्यों बेंड होती है। तो आज हमने आपको दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन का होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद हमने आपसे जिक्र किया
कि यदि लाइट एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपरिवर्तित रहती है। तो उसका जवाब था तीव्रता नहीं बदलेगी और उसकी चाल बदल जाएगी, उसका तरंगदैर्ध्य बदलेगा, सॉरी आवृत्ति नहीं बदलती है, उसका तीव्रता बदल जाएगा, उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि अपवर्तन का रीज़न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसकी वजह से लाइट अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।